एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 अक्टूबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को मिले जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग या भौगोलिक संकेतक, ठीक है, में शामिल नहीं है। ऑप्शन है याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा टेक्सटाइल और पश्मीना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो 3 उत्पादों को जो जीआई टैग मिला हुआ है उसमें पश्मीना शामिल नहीं है। पश्मीना जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जगह पे, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसको भी अभी हाल में जीआई टैग दिया गया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स है इसमें। ये जो याक चुरपी है, इनका तो नाम हुआ है याक चुरपी, जो है अरुणाचली याक के दूध से बनाई जाती है। एक मतलब ये फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद खाबताई नामसाई जो है क्षेत्र में चबाने वाली चिपचिपी चावल की एक किस्म है। और तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये इनका जो है वो ओरिजिन है या संबंध है, कहाँ से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत ऐतिहासिक 107 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है अभी तक एशियन गेम्स में। तो आपको बताना है कि भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। भारत जो है 107 पदक लेकर इस तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। आगे ये टेबल लगी हुई है जिसमें बताया है कि जो फर्स्ट रैंक आई है, प्रथम स्थान पर चीन रहा है। चीन ने जो कुल पदक जीते हैं 374 पदक जीते हैं, जिसमें 196 कुल इनके स्वर्ण हैं। दूसरे स्थान पर जापान रहा है जिसने 180 पदक जीते हैं, जिसमें 49 जो है इनके गोल्ड हैं। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया है जिसने 185 पदक जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड हैं। और भारत जो है वो चौथे स्थान पर है जिसने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सभी क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं। इसका संस्थान आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करता है। ये पीडीएफ लेने के लिए आप संस्थान का जो टेलीग्राम ग्रुप है step_2_success, इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये टेलीग्राम के ग्रुप से वहां पे आप ये पीडीएफ ले लें। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में देश की सेना के किस डिवीजन द्वारा अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया है। भारतीय सेना जो है उसके 3 डिवीजन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इसमें से किसने अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। ऑप्शन है थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वायुसेना है। इसने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर, जो इन्होंने वर्षगांठ मनाई है 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2023 को 91वीं वर्षगांठ पर, जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, इन्होंने आईएएफ के नए ध्वज का अनावरण किया है। यहाँ पे आपको एक फैक्ट ये जान लीजिए कि वायुसेना के जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं उनका नाम है वी.आर. चौधरी, और जो वायुसेना के प्रमुख को बोलते हैं वो एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ये भी कई बार स्टैटिक जीएस में आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप कोई एनडीए या सीडीएस वगैरह जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इवन जो मिलिट्री जो है जिसमें आर्म फोर्सेस हैं उसमें उनकी रैंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है। तो वायुसेना के प्रमुख जो है उनको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ठीक है, जो नया ध्वज है इसमें जो वायुसेना का क्रेस्ट है इसको एनसाइन, एनसाइन जो होता है वो एक्चुअल में सेना के झंडे को एनसाइन बोलते हैं। तो जो क्रेस्ट है वो झंडे के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाइंग साइड, जो एक झंडे का एक हिस्सा जो है वो पोल में बंधा होता है और दूसरे साइड का जो हिस्सा है वो उड़ता रहता है, तो फ्लाइंग साइड की ओर शामिल किया गया है। ये जो आईएएफ का क्रेस्ट है इस पे सीड्स पर जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह है और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक सिंह के नीचे पंख फैलाए हुए एक हिमालयन ईगल है जो भारतीय सेना के युद्ध के गुणों को दर्शाता है। और ये हिमालयन ईगल जो है वो हल्के नीले रंग के वलय से घिरा हुआ है जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। और वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है नभा स्पर्शम दीप्तम, ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हिमालयन ईगल के नीचे देवनागरी में अंकित होता है। ये नए झंडे का बना हुआ है, नया झंडा ये है। ये इस साइड आपका फ्लैग का जो
वो होता है, रॉड होता है, वो होता है, और ये जो है फ्लाइंग साइड है। तो ये जो है इंडियन एयरफोर्स का क्रेस्ट है, ठीक है, जिसपे ये अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, और ये ईगल भारतीय वायुसेना जो लिखा हुआ है, और ये भारत का झंडा लगा हुआ है। तो इस तरह से वायुसेना का नया झंडा अनावरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जीएसटी परिषद ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने गुड़ या जैगरी पर जीएसटी 28% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 5%, 10%, 18% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन ए है, काउंसिल ने ये घटाकर जो है वो 5% कर दिया है। जिससे क्या होगा, जिससे बकाया राशि का तेजी से भुगतान हो जाएगा जो गन्ना किसान है उनका, और पशु चारा निर्माण की लागत को भी कम किया जा सकेगा। ठीक है, बाकी ये आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है, इसके जो हेड होते हैं वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, और वर्तमान वित्त मंत्री जो हैं वो माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, देहरादून और मुंबई। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो 7 अक्टूबर को देहरादून में इसका आयोजन किया गया है, और इसके आयोजन का जो थीम है वो है पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, पुलिसिंग इन अमृतकाल ये थीम है। और जो ये 49वां AIPSC है, इसमें चर्चा के लिए 6 विषयों का चयन किया गया था। पहला है 5G युग में पुलिस व्यवस्था, जो 5G टेक्नोलॉजी अब आ गई है, इसमें पुलिस व्यवस्था किस तरह से होगी, बिकॉज अब क्राइम का नेचर जो है वो चेंज होता जा रहा है। दूसरा है नार्कोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण। आजकल नार्कोटिक्स भी जो है वो मेजर कंसर्न है एक, ठीक है, सरकार के सामने, पुलिसिंग के सामने। तीसरा है पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRB। उसके बाद से आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया चुनौती, और लास्ट में सामुदायिक पुलिस या कम्युनिटी पुलिसिंग। तो ये जो है वो चर्चा के विषय थे। नेक्स्ट है, साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन है जॉन फॉसे, मैंगो जी वोवेंडी, टोनी मॉरिसन और अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये जॉन फॉसे हैं। इनको साहित्य के लिए जो है वो वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अनकही को आवाज देते हैं, जिन चीजों को कहा नहीं जा चुका है, कहा नहीं गया है, या जो कई किसी तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई हैं, उनके लिए है। ये फॉसे की जो रचनाएं हैं, इनका मुख्य विषय मानवीय स्थितियां हैं, ठीक है, और ये रोजमर्रा की ऐसी स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें लोगों के जीवन में आमतौर पर देखा जा सकता है। तो इनका ह्यूमन कनेक्ट जो है इनके साहित्य में बहुत ज्यादा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है भारत, मॉरिशस, कतर और ग्रीस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये भारत को लगातार तीसरी बार इस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना हुआ है। इसके पहले भारत 2018 से 2021 तक और 2021 से 2023 तक अध्यक्ष रह चुका है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई देश तीसरी बार को लगातार तीसरी बार इस संस्थान का क्या है, अध्यक्ष का पद संभालेगा। थोड़ी सी डिटेल हमने AIBD के बारे में दी है। इसकी स्थापना जो है वो 1977 में यूनेस्को के तहत हुई है। इसमें 44 देशों के 92 सदस्य हैं, जिसमें से 26 सरकारी सदस्य शामिल हैं, ठीक है, और ये भारत जो है वो AIBD के संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर्स में से एक है, और भारत की तरफ से प्रसार भारती इस संगठन में भारत का प्रतिनिधि है। ठीक, बाकी ये इसमें है कि AIBD के 21वें आम सम्मेलन और एसोसिएट मीटिंग्स 2023 की बैठक 2 से 4 अक्टूबर तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता जो की है वो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO गौरव द्विवेदी ने की है। तो एक एडिशनल फैक्ट आपके लिए ये भी हो जाएगा कि प्रसार भारती के CEO कौन है, गौरव द्विवेदी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये भारतीय हॉकी टीम ने 9 वर्षों पश्चात एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। 9 वर्षों पश्चात हुआ है। इन्होंने जापान को 5-1 से हराकर ये इन पर जापान पर जीत हासिल की है। जापान द्वितीय स्थान पर रहा है। इसके अलावा ये भारतीय टीम का एशियन गेम्स में चौथा स्वर्ण पदक है। अन्य 3 पदक 1966, 1998 और 2014 में आ चुके हैं।
इसमें हरमनप्रीत जो है इनके पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए 2 गोल किए हैं और साथ ही 13 गोलों के साथ प्रतियोगिता में ये भारत के शीर्ष स्कोरर हैं। इस पूरी चैंपियनशिप में जो है भारत की तरफ से 13 गोल हरमनप्रीत ने किए हुए हैं। और इसी ये स्वर्ण जीतकर भारत ने क्या किया है, भारत ने अगले साल 2024 में पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये जो क्वालिफायर का भी रोल प्ले कर रहे थे ये एशियन गेम्स, तो इंडिया जो है अब पेरिस ओलंपिक में हॉकी में इंडियन टीम शामिल होगी। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है अभी और एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ, तो उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए कंप्यूटर, उनके लिए जनरल स्टडीज के वीडियोस जो हैं वो कोचिंग जो संस्थान के चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वो वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित है। तो पहला तो फैक्ट हो गया कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अब उनसे देश का नाम बताना है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान की जो है एक प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए सम्मानित किया गया है। वर्तमान में ये मोहम्मदी जो हैं ये ईरान की एक जेल में बंद हैं और इनको क्या किया गया है, 5 बार दोषी ठहराया गया है। कुल 31 साल की जेल है इनको और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में है और इस तरह का इनको पुरस्कार देने का जो ईरान है काफी विरोध भी कर रहा है क्योंकि ये अचानक फिर से चर्चा में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में मंजूरी दी है, किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये तेलंगाना में मुलुगु जिले में ये जो है बनाया जाएगा। ठीक है, स्थापना की जाएगी। यह जनजातीय आबादी के लाभ के लिए राज्य में जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक या डायरेक्टिव और अनुसंधान रिसर्च सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान उपायों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये अतिरिक्त क्षमता तैयार करेगा, एडिशनल कैपेसिटी बिल्ड करेगा और रीजनल जो असंतुलन है, ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन जो है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय का ये जो नाम रखा हुआ है ये आदिवासी देवी हैं, 2 देवियां हैं, समक्का और सारक्का, इनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इसकी स्थापना तेलंगाना के मुलुगु जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस स्थल को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनने का गौरव हासिल हुआ है। ऑप्शन है हम्पी, अजंता की गुफाएं, बृहदीश्वर मंदिर और तट मंदिर मल्लापुरम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी डी है। ये महाबलीपुरम या मल्लापुरम में जो तट मंदिर है जिनको शोर टेम्पल बोला जाता है, इसको देश के पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है शोर टेम्पल्स। शोर टेम्पल्स इसलिए बोलते हैं इनको, ये समुद्र के किनारे बने हुए हैं और ये जो टेम्पल्स हैं, आपने नाम सुना होगा 7 पैगोड़ाओं का, तो माना जाता है कि ये 7 पैगोड़ा, ये 7 मंदिर थे, किंतु 6 मंदिर अब उस स्थान पर नहीं है। माना जाता है कि समुद्र की लहरों के थ्रू वो मंदिर क्या हुए हैं, धुल गए हैं, कहीं से बह गए हैं। केवल एक मंदिर अब बचा हुआ है जिसमें 3 जो है श्राइन है अंदर, एक ही मंदिर बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको शोर टेम्पल नाम से जाना जाता है। ये उपलब्धि इनको क्या है, ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हुआ है। ये ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है इसको रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर इंडिया और हैंड इन हैंड इंडिया के साथ संयुक्त रूप से अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी वो सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाएगी और ये जो उत्पादित ऊर्जा होगी ये साथ में क्या करेंगे, मंदिर में एक रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र भी बनाया गया है पानी शोधन, जल शोधन के लिए, तो उसको भी ये बिजली प्रदान करेगा जिससे जो विजिटर्स हैं, टेम्पल के विजिटर्स हैं, उनको स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। तो बिजली भी मिलेगी और क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा। कुछ डिटेल्स तट मंदिर या शोर टेम्पल के बारे में डाला गया है। इसे 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के एक समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आता है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और ये द्रविड़ शैली में जो है वो मंदिर
बने हुए हैं। ये मामल्लापुरम का तट मंदिर जो है वो पल्लवन राजा या पल्लव राजवंश से संबंधित है। राजसिम्हा या नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा जो है तट मंदिर के बारे में डिटेल हो गई। ठीक है, तो आज करंट में इतना ही है। बाकी आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें, उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नया कंटेंट टाइमली मिलता रहे। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का प्रेजेंटेशन कैसा था, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, वो आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पे आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें वो बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी एक चीज और मैं बता दूं, अभी मतलब कुछ रिव्यूज में जो है ये सुनने को मिला है कि क्लासेस जो है एकदम ड्राई है, टू द पॉइंट है, इनमें कोई भी ह्यूमर नहीं है। तो उसको ना रखने का कारण ये है कि आपको कम से कम टाइम में हम सारा कंटेंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दें। यहाँ पे हम आपको हंसाने के लिए नहीं, आपको सिलेक्ट करवाने के लिए ये जो है मेहनत कर रहे हैं। तो इस वजह से कंटेंट एकदम टू द पॉइंट है, कोई भी इसमें कोई अन्य बात हम नहीं करते हैं, किसी भी तरह के इसमें हमने कोई डिवीजन नहीं रखा। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।